योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी। मेरी छोटी बहन, आज 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगंतुक जापानी पीएम सनाए तकाइची को यही संबोधन दिया। मौका था संयुक्त प्रेस वार्ता। अपने कूटनीतिक संबंधों की 75वीं सालगिरह मना रहे भारत और जापान ने डिफेंस समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ऐसे वक्त में भारत आई हैं जब जापान दशकों पुरानी शांति की अपनी नीति को बदल रहा है और इन बदलावों के कारण उसका चीन से तनाव अलग लेवल पर पहुंच गया है। नमस्ते, मैं हूं स्वाति और इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब तलाशेंगे और आखिर में हाथी और पांडा की एक कहानी सुनेंगे। सवाल है, जापान के साथ रिश्तों में आंख गंवाने वाले बौद्ध भिक्षु का क्या रोल है? प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की भारत यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है? और चीन भारत जापान की दोस्ती से तनाव में क्यों है? सबसे पहले इतिहास में जाकर भारत और जापान का रिश्ता समझिए। ये शुरू होता है 6वीं सदी से, जब एक साहसी बौद्ध भिक्षु गांजिन ने जापान जाने का इरादा किया। पूर्वी चीन सागर से जापान की महीनों लंबी और निष्ठुर यात्रा, 5 नाकाम कोशिशें और आखिरकार जब पहुंचे तब तक आंखें गंवा चुके थे। लेकिन जापान में आज भी गांजिन को बौद्धवाद के स्थापक के तौर पर याद किया जाता है। आधुनिक युग की बात करें तो भारत और जापान स्टेट ऑफ वॉर में रहे 1952 तक। इसकी वजह थी दूसरा वर्ल्ड वॉर। जापानी साम्राज्य एक्सिस पावर्स का हिस्सा था, यानी नाजी जर्मनी और इटली के साथ। भारत ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि अलाइड फोर्सेस थे। इसी के चलते ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तानी लड़े जापान के खिलाफ। इन सिपाहियों के एक हिस्से ने जब जापानी सेना के सामने सरेंडर किया तो उनमें से आज़ाद हिंद फौज बनी। फिर 1952 में शांति समझौते पर दस्तखत हुए और भारत जापान के बीच डिप्लोमेसी शुरू हुई। 1957 में नोबुसुके किशी भारत आने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री बने। 1958 में जापान ने अपनी मुद्रा येन में भारत को कर्ज देना शुरू किया। टर्म बना येन लोन। इससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ और शुरू हुई पक्की वाली दोस्ती। अब आते हैं आज के वक्त में। शिंजो आबे और मनमोहन सिंह के ज़माने से, यानी साल 2006 से दोनों देश एक वार्षिक भारत जापान सम्मेलन कर रहे हैं। 2 जुलाई को इसी का 16वां संस्करण हुआ है। सम्मेलन से अब तक क्या निकल कर आया? कुछ मुख्य बातें पॉइंट्स में जानिए। पहला, आर्थिक सुरक्षा पर जॉइंट डिक्लेरेशन। इसमें सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, क्लीन एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी बढ़ाना शामिल है। दूसरा, एआई में सहयोग पर जॉइंट डिक्लेरेशन। इसमें इंडस्ट्री में सहयोग और टैलेंट मोबिलिटी शामिल है। तीसरा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच सहयोग। मकसद ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना। तकाइची के प्रतिनिधि मंडल में 150 से ज्यादा जापानी कंपनियां हैं। दर्शक ध्यान रखें कि अभी करीब 1400 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इनमें आधी संख्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी साथ दे रहा है जापान, मसलन मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारतीय कंपनियों में जापानी फर्मों का निवेश भी बढ़ा है। अभी पिछले साल ही जापान के सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन ने येस बैंक के 20% इक्विटी स्टेक हासिल किए। दोनों का तनाव बिंदु ट्रंप और चीन। ताकाइची का ये बयान आपको पढ़कर सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत के साथ सहयोग की अहमियत बढ़ ही रही है। हम आधारभूत मूल्यों और सामरिक हितों को साझा करते हैं। क्या है भारत और जापान के साझा सामरिक हित और चिंताएं? मुख्य तौर पर 2 नाम हैं, ट्रंप और चीन। पहले ट्रंप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका जापान का मुख्य रक्षा और आर्थिक सहयोगी रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये नीति बदल गई।
मसलन पिछले साल ट्रंप ने जापानी उत्पादों के आयात पर 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। जापान से ये वादा भी लिया कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 55,000 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा, यानी करीब 52 लाख करोड़ रुपए हमारी मुद्रा में। ट्रंप 1960 में हुए यूएस जापान सुरक्षा समझौते को भी एक तरफा बताते रहे हैं। उनका कहना है कि जापान की रक्षा का भार अमेरिका उठाता है और इसमें अमेरिका का जितना खर्च होता है वो असंगत है। ट्रंप प्रशासन जापान पर तेजी से अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने का दबाव भी डाल रहा है। इसीलिए जापान को अब अपने आर्थिक और रक्षा सहयोग का दायरा बढ़ाने और ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की सख्त ज़रूरत है। और यहीं आती है उसकी दूसरी सबसे बड़ी चिंता, चीन। दोनों के बीच पूर्वी चीन सागर में समुद्री भूभाग को लेकर विवाद है। इसमें मुख्य है शिनकाकू आइलैंड्स, एक निर्जन द्वीप समूह। इसका प्रशासन 1895 से ही जापान के पास है। जापान के मुताबिक ये उसके भूभाग का हिस्सा है, जबकि चीन कहता है कि ये प्राचीन समय से ही उसका भूभाग रहा है। और जापान ने 1894-95 में हुए पहले सिनो जापानी युद्ध में इस पर कब्जा कर लिया था। ये तो हुआ ऐतिहासिक तनाव। इधर बीच दोनों के बीच और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। इसकी शुरुआत हुई 2025 में, जब सनाए तकाईची ने ताइवान पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष होता है तो इसका मतलब होगा जापान के सर्वाइवल पर खतरा। चीन की सख्त प्रतिक्रिया आई। उसने टोक्यो पर अपने घरेलू मामलों में दखल का आरोप लगाया। इसके बाद से चीन ने जापान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, कूटनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को रोक दिया है, जापानी सी फूड को बैन कर दिया है और बीते दिनों चीन ने 40 जापानी कंपनियों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगा दिया। चीन की नई नाराजगी का लेना देना जापान की नई रक्षा नीति से भी है। साल 2022 में जापान ने 3 बड़े डॉक्यूमेंट जारी किए, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी और डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम। सारांश में कहें तो जापान ने शांत बैठे रहने, सैन्यीकरण ना करने की अपनी दशकों पुरानी नीति बदल दी है। डिफेंस पर कुल जीडीपी का 2% खर्च, लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियारों की क्षमता, ताकि संभावित आक्रमण को हतोत्साहित किया जा सके। जाते जाते एलिफेंट और पांडा डिप्लोमेसी भी जान लीजिए। युकियो त्सुचिया मशहूर जापानी बाल साहित्यकार, उनकी एक चर्चित कहानी है वफादार हाथी। बात वर्ल्ड वॉर की है। टोक्यो के प्रशासन को लगा कि बम गिरे तो बड़े जानवर आज़ाद हो जाएंगे, लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे, इसलिए जानवरों को जहर दे दिया गया। लेकिन 3 हाथी थे, उन्होंने खाने में जहर भांप लिया, खाया ही नहीं। जहरीला इंजेक्शन लगाने की कोशिशें भी नाकाम हुई क्योंकि उनकी त्वचा मोटी थी। फिर उन्हें मारने के लिए चिड़ियाघर वालों ने एक और राह चुनी, उन्हें भूखा रखने लगे। भूख से तड़पते उन हाथियों के आखिरी दिनों की कहानी आपको भी रुला देगी। अब कहानी से असल जिंदगी में आते हैं। नेहरू ने 1949 में जापान को एक तोहफा भेजा, इंदिरा नाम की एक हथिनी। इसे टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में रखा गया। जापानी बच्चे यूकियो की कहानी पढ़ते और फिर इस हाथी को आकर देखते। ये दोस्ती की नरम शुरुआत थी। इसे कहा गया भारत की एलिफेंट डिप्लोमेसी। इसी उएनो चिड़ियाघर में बीते दशकों में चीन ने भी अपने 2 पांडा भेजे थे। उनके नाम थे चाओ चाओ और लेई लेई। जापान में ये खूब लोकप्रिय हुए। ये चीन की पांडा डिप्लोमेसी का हिस्सा था। लेकिन इस साल जनवरी 2026 में चीन दोनों पांडा वापस ले गया। अब और क्या कहें चीन के जापान से रिश्ते के बिगड़ जाने के बारे में। आप ही बताइए और देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।